दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो सीटेट के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में 6 फरवरी 2023 को जो सीटेट का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें जो सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं। प्रत्येक प्रश्न की जहाँ भी आवश्यकता है हमने उसकी व्याख्या की है। और यदि आप पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं, जो सीटेट की आगामी परीक्षा है उस आगामी परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। आपको बताना है कि जो बच्चा है, बच्चे की जो वृद्धि है और जो विकास है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है। परवरिश की शैलियाँ, ये बात सही है। आनुवांशिक ढांचा संरचना, ये भी बात सही है। विद्यालयी अनुभव, ये भी सही है। व्यक्तिगत रुचि, इन सभी के द्वारा क्या होता है, इन सभी के द्वारा जो बच्चा है, जो बच्चे की वृद्धि और विकास क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है। देखिए जो बच्चों में जो विकास के परिवर्तन होते हैं वो सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि जो सभी संस्कृतियों में जो बच्चों का विकास है वो समान गति से नहीं होता है, एक आयामी और रैखिक है। देखिए जो विकास है, विकास एक आयामी और रैखिक नहीं होता है, ये भी गलत है। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। आप परिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। देखिए जो विकास की दिशा के जो सिद्धांत हैं उनमें कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कहा गया है कि पैर की उंगली से सिर की तरफ विकास बढ़ता है। उसमें क्या है, सिर से पैर की तरफ विकास बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है क्या, विकास। बहुमुखी सिद्धांत, इसमें क्या होता है, इसमें जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। और दूसरा क्या है, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, इसमें क्या है, इसमें जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखिए अगला प्रश्न, इसमें एक कथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए ये बात भी सही नहीं है कि सभी संस्कृतियों में जो बच्चे हैं, बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास से गुजरते हैं। और तर्क देखिए, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए जो बचपन है सार्वभौमिक तो होता है लेकिन वह एक आयामी नहीं होता। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ये बात भी गलत है। देखिए समाजीकरण स्कूल में होता है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता है। तो जो कथन है ये क्या हुआ, कथन गलत है। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। देखिए जो स्कूल है, स्कूल समाजीकरण की द्वितीयक संस्था होती है लेकिन ये एकमात्र संस्था नहीं होती है। तो जो इसका ए और आर है वो क्या है, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, इसका सही आंसर है डी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो समाजीकरण की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जो प्राथमिक संस्था है इसमें क्या आता है, परिवार आता है। और जो समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है उसमें क्या क्या आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जो द्वितीयक संस्था इसमें क्या आती है, आपका पड़ोस है, स्कूल है, सहकर्मी समूह, मीडिया, समाचार पत्र, ये कौन से कारक है समाजीकरण के, द्वितीयक कारक हैं। देखिए अगला प्रश्न, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है। देखिए जो कोलवर्ग महोदय हैं उन्होंने विकास का नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इसकी कितनी अवस्थाएं बताई हैं, उन्होंने इसकी 3 अवस्था बताई हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर। और जो ये अमूर्त स्तर है इसका संबंध कोलवर्ग के नैतिक सिद्धांत से नहीं है। इसमें पूछा गया है कि जो सीमा लड़की नाम की लड़की है, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। तो ये किस स्तर की बात हो रही है, ये स्तर की बात हो रही है पूर्व पारंपरिक स्तर की। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
कोलबर्ग ने विकास के नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विकास के नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कोलबर्ग ने विकास का नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें कितने स्तर हैं? उसमें 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था हैं। देखिए जो प्रथम स्तर है वो कौन सा है? वो है पूर्व पारंपरिक स्तर और इसमें किसका वर्णन किया गया है? आज्ञाकारिता और दंड। जो प्रश्न पूछा गया है, जो सीमा है, यदि वह माता की आज्ञाकारिता का उल्लंघन करेगी तो क्या पाएगी? वो दंड पाएगी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें वो लड़की किस अवस्था में वो है? पूर्व पारंपरिक स्तर। ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए जो पूर्व पारंपरिक स्तर है इसमें 2 स्तर हैं, आज्ञाकारिता और दंड, व्यक्तिवाद और विनियम। जो पारंपरिक स्तर है इसमें भी 2 अवस्था हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, कानून और व्यवस्था। और जो नंबर 3 पर है वो क्या है? उत्तर पारंपरिक स्तर। इसमें भी क्या है? इसमें भी 2 स्तर हैं। कौन कौन से? सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक नैतिकता। ये आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन, पुनर्बलन, पूर्वाभ्यास, कलन विधि। इसका सही आंसर है अनुकूलन। देखिए अनुकूलन क्या है? प्याजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति सहज होती है। बच्चे की इस प्रकृति को अनुकूलन कहा जाता है। जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों के सही सुमेलित जोड़े चुनें। देखिए जो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें विकास के 4 चरण हैं या 4 अवस्थाएं और उन प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं। उन विशेषताओं के साथ यहाँ पर जो विशेषता दी गई है अवस्था के साथ उसका आपको चयन करना कि कौन सा अवस्था और कौन सी विशेषता सही है। संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न। देखिए जो संवेदी चालक अवस्था है उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? वो गलत है। देखिए सेकंड ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? इसमें होता है निर्जीव सजीव की नासमझ, जीववाद, भाषा विकास। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। जो वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ है ये किसमें होता है? ये संवेदी चालक अवस्था में होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन सक्षम। देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें जो बच्चा है वो परिवर्तन तो करता है लेकिन वो मूर्त रूप में करता है, मानसिक क्रियाओं के आधार पर नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। इसका डी सही आंसर है। अभी व्याख्या में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जीन प्याजे ने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो जीन प्याजे हैं इन्होंने विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत में विकास के 4 चरण हैं। वो कौन कौन से हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका समय है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका जो समय है वो 11 वर्ष के बाद है। अब देखिए जो 4 अवस्थाएं हैं इन चारों अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं, जो प्रमुख विशेषताएं जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं उनका हमने उल्लेख किया है। ये है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। आपसे पूछेगा कि जो संवेदी गत्यात्मक अवस्था की कौन सी विशेषता है तो आपको बताना है वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो भाषा विकास है, भाषा विकास सबसे अधिक किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। निर्जीव सजीव की नासमझ, इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे जो 2 से 7 वर्ष की उम्र के होते हैं वो सभी वस्तुओं को क्या समझते हैं? सजीव समझते हैं, जिससे क्या कहते हैं? जीववाद कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तुओं का वर्गीकरण। लेकिन ये ध्यान रखना इसमें जो वस्तुओं का वर्गीकरण है वो रंग, आकृति और आकार के आधार पर होता है। और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसमें विशेषता क्या होती है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होती हैं। देखिए अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सिखाने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। तो इसका सही आंसर है संवाद। लेव वाइगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया?
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेवाइवत्स्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। लेवाइवत्स्की कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने अधिगम के दौरान छात्रों की 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा है। ये कौन कौन सी बुनियादी जरूरतें? पाठ है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, अधिक जानकार अन्य है। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंत्यक्रिया बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? जीन पियाजे, लेवाइगोत्स्की, बी.एफ. स्किनर, नोम चोम्स्की। इसका सही आंसर है लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि जो सामाजिक अंत्यक्रिया है उसी के द्वारा बच्चा अधिगम और भाषा का विकास करता है। नोम चोम्स्की से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है और वो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर हमने इसका वर्णन किया है। नोम चोम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, इसे याद रखना आपको। ये किसका कथन है? ये कथन है नोम चोम्स्की का। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? आपको बताना है कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि है उसकी क्षमताओं में क्या शामिल है। छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। तो ये जो विशेषता, ये स्थानिक बुद्धि की विशेषता है। लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, यह संगीतात्मक बुद्धि की विशेषता है। विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं, ये भी क्या? ये भी संगीतात्मक बुद्धि की विशेषता है। लेकिन हमें किसकी पूछी है? तार्किक गणितीय बुद्धि की। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना व विचारों के बीच संबंध बनाना, इसका ये क्या है? ये सही आंसर है। ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है तार्किक गणितीय बुद्धि की। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर क्या होगा? हार्वर्ड गार्डनर। तो उनकी बुक का नाम क्या था? उनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। उन्होंने कहा है हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर निहित करता है। एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। और वे 8 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? वह है भाषाई बुद्धि, ये किसमें होती है? कवि और लेखकों में। तार्किक गणितीय बुद्धि, ये मुख्यतः किसमें होती है? वैज्ञानिक और गणितज्ञों में। संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, दिक स्थान या फिर स्थानिक बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इसमें क्या होता है? दूसरों के भावनाओं को समझना। अंतर व्यक्तिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। इन सभी प्रकार की बुद्धियों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद होनी चाहिए। किशोरों की जेंडर भूमिका व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो ये क्या है? ये कथन, जो इनका कथन है, बिल्कुल क्या है? ये सही है। मीडिया समाजीकरण की शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। देखिए यहाँ बात की गई है किशोरों की, और किशोरों में जो मीडिया है, मीडिया को क्या माना जाता है? प्राथमिक संस्था माना जाता है। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये आप ध्यान रखना। किशोरों के लिए मीडिया समाजीकरण की शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न 12, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सिखाने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। ये नहीं है, इसका ये गलत है। विभेदित निर्देश लागू करें। देखिए जब बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमि के हैं तो उनके लिए जो निर्देश है, निर्देश भी कैसे होने चाहिए? विभिन्न होने चाहिए। विभेदित का मतलब क्या होता है? विभिन्न निर्देश लागू करें, ये सही है। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। देखिए शिक्षा में कभी भी मानकीकृत मूल्यांकन का पालन नहीं किया जाता। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के होते हैं और सभी विद्यार्थियों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें, ये भी क्या? ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? विभेदित निर्देश लागू करें। देखिए प्रश्न 13 काफी महत्वपूर्ण है। आकलन, आकलन से संबंधित 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए। देखिए आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, ये बात गलत है। देखिए आकलन यह निर्धारित नहीं करता कि क्या पढ़ाना चाहिए। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आकलन और अधिगम दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, ये भी गलत है। आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले, बुद्धिमान बच्चों के प्रत्येक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
देखिए, हमें बच्चों का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी के भी आधार पर हो, ये भी क्या है, ये भी गलत है। आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो आकलन है, मूल्यांकन है, ये जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसके एक अभिन्न अंग होते हैं। देखिए प्रश्न 14, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, जो एक प्रगतिशील कक्षा उसमें सीखना होना चाहिए व्यक्तिवादी और निष्क्रिय। देखिए कभी भी जो सीखना या अधिगम है वो कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता, सक्रिय और सामाजिक, ये बात बिल्कुल सही है। जो सीखना है, जो अधिगम है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक। परीक्षा उन्मुख नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है सक्रिय और सामाजिक। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए अभिकथन, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। हमने आपसे बताया कि देखिए जो शिक्षा में ना तो मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है और ना ही प्रक्रियाओं का। तो जो कथन है वो क्या है, ये कथन गलत है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। देखिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है मतभेदों को खारिज करना, लेकिन सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। सभी विद्यार्थियों को समान नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसका जो आर है वो क्या है, गलत है। और जो ए है वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए प्रश्न 16, जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, ये बात गलत है। देखिए जो विशिष्ट बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ सीख सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, ये बात भी गलत है। देखिए जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनमें भी अभिप्रेरणा होती है सीखने के लिए। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, ये बात सही है। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का शिक्षण कराया जाता है तो उनमें जो उनकी शिक्षण पद्धतियां हैं उनमें शिक्षकों को बदलाव करने की आवश्यकता होती है। ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोणों को तुल्य करने के लिए कौशल सुदृढ़ होते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो जो सी है इसका सी क्या है, सी सही आंसर है। देखिए प्रश्न 17, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। तो इसका सही आंसर है अपसारी सोच। देखिए अपसारी सोच का मतलब होता है कि जब विद्यार्थी या व्यक्ति विभिन्न आयामों के साथ सोचता है, उस मतलब एक केंद्रीकरण विषय पर नहीं सोचकर वो विभिन्न आयामों पर एक साथ सोचता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, अपसारी सोच। देखिए हमने ये वही प्रश्न रखे हैं जो 6 फरवरी 2023 को जो सीटेट का सेकंड पेपर हुआ था उसमें जो सीडीपी के 30 प्रश्न थे, उन्हीं 30 प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 3 प्रश्न हर प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध। देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या होता है, सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे विशिष्ट बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों, उन सभी को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसमें विशेष विद्यालयों की बात हो रही तो ये बात गलत है। सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान। देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें सभी बच्चों को क्या दी जाती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, ये भी क्या है, गलत है। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। और आप सभी ध्यान रखें, समावेशी शिक्षा में सभी के लिए समान शिक्षा दी जाती है, एक ही स्कूल में एक साथ शिक्षा दी जाती है, उन्हें अलग अलग कक्षाओं या अलग अलग विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। पठन वैकल्प्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है। देखिए जो डिसलेक्सिया है उसका संबंध किससे होता है, पढ़ने से। जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उन्हें पढ़ने में समस्याएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए आपको बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा है, उनकी विशेषता कौन सी नहीं है। समावेशी कक्षाओं में सकारात्मक अधिगम होता है, बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का सहारा लिया जाता है, ये बात भी सही है। उपयुक्त समायोजन होता है, ये बात भी सही है। मानकीकृत निर्देश,
देखिए ये मानकीकृत निर्देश कई बार आ गया है। शिक्षा में ना तो मानकीकृत निर्देश और ना ही आकलन और ना ही मानकीकृत विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। देखिए प्रश्न 21, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? आपको बताना है। एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। देखिए स्कूल कोई भी हो, वहां पर एक रूपी और कठोर पाठ्यचर्या का पालन नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है? ये गलत है। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। अभी बताया कि मानकीकृत ना तो आकलन का और ना ही पाठ्यक्रम का और ना ही विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा में कभी भी प्रश्न पूछने को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सही है। देखिए ये जो हमारी नई शिक्षा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एक सिद्धांत है सीखना कि कैसे सीखते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहिए। उसी से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न 22, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आपको पता होना चाहिए कि जो अधिगम का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये सिद्धांत दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, गलत बात है। प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, ये बात भी गलत है। सीखने में सामाजिक संदर्भ में भूमिका को अहम मानते हैं, ये बात सही है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के साथ अधिगम और भाषा का अर्जन करते हैं, पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है सी। देखिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। देखिए प्रश्न 23, जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुसरण द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, अनुकूलन व पुनर्वलन द्वारा, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो यहाँ पर क्या है? सही आंसर है। देखिए जहां पर लेवाइगोत्स्की आएंगे वहां पर क्या आएगा? सक्रिय भागीदारी या फिर अंतःक्रिया तो 100% आएगा ही आएगा। देखिए प्रश्न 24, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? भय उत्पन्न करके। देखिए भय उत्पन्न करके विद्यार्थियों से समस्या समाधान नहीं कराया जा सकता। तनाव उत्पन्न करके ये भी नहीं कराया जा सकता। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके हमें विद्यार्थियों को रटंत तोता नहीं बनाना है, ये भी क्या है? गलत है। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके, ये इसका सही आंसर है डी। देखिए प्रश्न 25, जब विद्यार्थी खाली जगह की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको बताना है कि किसके द्वारा विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे? तनाव, शर्म, हीनता, इनके द्वारा विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। इन तीनों से किसका प्रभाव पड़ता है? नकारात्मक का। तो जो संतुष्टि है, संतुष्टि से कैसा प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए प्रश्न 26, अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने का किया जाना चाहिए। देखिए जो बच्चों की अपनी क्षमता है पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना, तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुसाधित, सुसाधित का मतलब होता है उसे बढ़ाना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। खारिज, समाप्त करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए? नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? उसे सुसाधित करना चाहिए, मतलब उसे बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए? बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, भौतिक पुरस्कार देकर, खोज व अन्वेषण द्वारा। तो इसका सही आंसर है खोज व अन्वेषण द्वारा। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। प्रकार्यात्मक आवधता, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि। तो इसका सही आंसर है प्रकार्यात्मक बाध्यता। देखिए प्रकार्यात्मक आवधता क्या होती है? इसका मतलब होता है कि किसी जो कोई समस्या का समाधान करना है, इस पर विशिष्ट एक ही प्रकार से जो उसे समस्या का समाधान किया जाता है, उस पर एक ही निश्चित विधि पर जोर दिया जाता है, जो कि समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली रणनीति नहीं मानी जाती है। देखिए प्रश्न 29, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना निष्क्रिय रूप से होता है। देखिए कोई भी कक्षा कक्ष हो, उसमें जो अधिगम है, जो सीखना है, कभी भी वो निष्क्रिय नहीं होता। सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। परीक्षा केंद्रित होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है जो सीखना है, सीखने का
स्वरूप सामाजिक होता है, ये सही है। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर के 2023 में, आप सभी को पता है जो फरवरी में एग्जाम हुए थे, उसमें 19 सेट थे। यदि उन 19 सेटों की जो सीडीपी है, उनके आप वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रश्न पत्र सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखते हैं लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या का मानकीकरण। हम कई बार बता चुके हैं कि जो शिक्षा में किसी भी चीज का, चाहे पाठ्यचर्या हो या आकलन हो या फिर कोई विधि हो या फिर कोई प्रविधि हो, उनका जो मानकीकृत या मानकीकरण रूप है उसको स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।